हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम आर्म्स एकेडमी की तरफ से क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज की सीरीज ला रहे थे। मैं आपका प्यारा शुभम सर। हम ये थर्ड चैप्टर कर रहे थे अपने उसमें। थर्ड चैप्टर का नाम हमारा क्या था? एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि बच्चों हमने इसमें एक लेक्चर ऑलरेडी कर दिया था एसिड बेस एंड सॉल्ट में। अब हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में बच्चों हमने किया था मेटल्स के बारे में, बिहेवियर और मेटल्स। मेटल हमारी किस किस बिहेवियर को शो करती हैं। तो पहला लेक्चर हमारा मेटल्स में ही गया था। ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम कवर कर रहे हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, नॉन मेटल्स का बिहेवियर देखेंगे, क्या नॉन मेटल होता है वो हम देखेंगे बेसिकली यहाँ पे। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेटल के बारे में, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। हमने बोला था मेटल इज अ सब्सटेंस दोस हैव अ टेंडेंसी metal is a substance those have a tendency to release electron or to lose electron। अगर किसी भी एलिमेंट के पास बच्चों मेरे इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी है, क्या बोला बच्चों मैंने? किसी भी एलिमेंट के पास मेरा इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी है बच्चों, तो वो क्या होगा बच्चों मेरा? वो होगा मेटल। अब बच्चों देखो, मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो हम बोल सकते हैं थोड़ा अलग होगा या अपोजिट होगा। एक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है भैया। एक क्या कर रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बच्चा दूसरा हमारा क्या करेगा? दूसरा हमारा बच्चा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल आर दोज सब्सटेंस दोज हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलता हूं मैं? नॉन मेटल। देखते हैं बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में। non-metal and their fundamental properties. Non-metal are present on the right hand of the periodic table. Yes. अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर जो होता है, जहां से हमारी पीरियोडिक टेबल बच्चों स्टार्ट होती है, उधर हमारे क्या होते हैं? मेटल्स। समझे? देखो, पीरियोडिक टेबल हमारी जहां से स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर। ठीक है ना? और जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर होता है उस जगह हमारी क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? हमारी प्रेजेंट होती है क्या? मेटल्स। और मेटल्स क्या होती है? जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है, या डोनेट करने की। और जो राइट हैंड कॉर्नर होता है ना पीरियोडिक टेबल का, वहां हमारी मोस्टली नॉन मेटल्स होती हैं। तो यहाँ क्या बोला है? नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्शन हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन मेरा बच्चों नॉन मेटल है, बट वो मेरा कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में। There are 22 non-metals out of which 11 are gases। मेरे पास अब तक 22 जो एलिमेंट है ना वो नॉन मेटल कैटेगरी में आ रहे हैं बच्चों। उनमें से 22 में से 11 क्या है? मेरी गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। एंड आ लिक्विड, एक हमारा लिक्विड है और 10 हमारे सॉलिड है। लिक्विड क्या है हमारा? ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड की फॉर्म में। और 10 हमारे सॉलिड है। सॉलिड जैसे हमारे क्या हो गए बच्चों? क्या हो गए बच्चों सॉलिड हमारे? सल्फर, फास्फोरस, कार्बन। कार्बन की भी एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट। ये हमारे एलोट्रॉप हो गए। ये कुछ बेसिक सा पिक्चर लेके आया हूँ, देख लो। कार्बन ये ब्लैक कलर का होता है, सल्फर इस कलर का, और ये मतलब सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं हमारे। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रॉनिक व्यू ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक व्यू देखेंगे हम बच्चों। देखो, एन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन मेटल विच फॉर्म आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो है आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयन तो देखो बच्चे हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। आयन का मतलब ये कभी नहीं होता है कि मेरा पॉजिटिव चार्ज हो या सिर्फ निगेटिव चार्ज हो। आयन का मतलब होता है आइदर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव, एटलीस्ट कोई चार्ज होना चाहिए। कोई चार्ज होगा बच्चों तभी वो मेरा आयन होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो मेरा नॉन मेटल और एलिमेंट आयन बना रहा है वो कैसे बना रहा है? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो मेरा एलिमेंट आयन बना रहा है वो कैसे बना रहा है बच्चों? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो पीछे मेरा बन रहा था आयन वो कैसे बन रहा था? बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अगर कोई आयन मेरा बनता है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? वो मेरा नॉन मेटल है। और कोई आयन बनता है मेरा बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है बच्चों? वो मेरा मेटल। So an element is called non-metal which form ion by gaining of electron. For example, oxygen is a non-metal which form O2 negative ion by gaining 2 electrons. Similarly, nitrogen 3 negative by gaining 3 electron. So ऑक्सीजन जो आयन बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद O2 निगेटिव बनाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे लूज करेंगे उतना ही चार्ज आएगा।
अगर लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करेंगे तो निगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट क्या है, दस नॉन मेटल ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। यस, द एटम ऑफ नॉन मेटल हैव यूजुअली 4 to 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। फॉर एग्जांपल, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10 have respectively 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट शेल। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द एटम्स ऑफ नॉन मेटल यूजुअली 4 to 8, जो यूजुअली इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनके किस ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट। वो कितने होते हैं, 4 to 8 होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एटॉमिक नंबर कार्बन का लू 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। तो इनके अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात की जाए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना होगा कार्बन का, के एल। एल शेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। नाइट्रोजन के एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 5। ऑक्सीजन के में 6, फ्लोरीन के में 7 और नियॉन के में 8। However, there are two exceptions, namely hydrogen and helium, which have 1 or 2 electron in their outermost shell. जो मेरा हाइड्रोजन और हीलियम है ना बच्चों, क्या मैंने बोला, जो मेरा हाइड्रोजन और हीलियम है ना, उनके के एल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, ये होता है के उसका। तो इनके में कितने होते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट दीज टू रिमेनिंग elements of non-metal carry 4 to 8 electron in their outermost orbit। समझे बच्चे, चलो अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी आपकी नॉन मेटल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल में बी सॉलिड सच एज सल्फर, फॉस्फोरस, डायमंड, लिक्विड लाइक ब्रोमीन, गैस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, ये मैं पहले बता दिया। जो मेरी नॉन मेटल होती है ना बच्चों, वो तीनों तरह का बिहेवियर शो करती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड भी होती है, गैस भी होती है, लिक्विड भी होती है, ठीक है बच्चों। नॉन मेटल आर यूजुअली ब्रटाइल एंड कैन नॉट बी यूज टू मेक अ शीट एंड वायर। मैं नॉन मेटल की हेल्प से ना, कोई भी नॉन एलिमेंट की हेल्प से उसकी एक शीट या वायर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि वो क्या होते हैं ना, हार्ड सब्सटेंस होते हैं, वो टूट जाते हैं आसानी से, ठीक है। वो रादर देन वो स्ट्रेच होने की बजाय ना वो टूटना पसंद करते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं। ये हम आगे भी देखेंगे आज की क्लास में। नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। जो नॉन मेटल होते हैं लस्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करते। लस्टर प्रॉपर्टी मतलब उनका शाइनिंग नहीं आती, शाइनिंग मतलब चमक नहीं होती उनके अंदर, इस वजह से वो लस्टर प्रॉपर्टी नहीं शो करते। एक्सेप्ट, उसमें भी एक एक्सेप्शन है बच्चा हमारा, क्या है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर अ लस्टरस ऑफ नॉन मेटल। जो ग्रेफाइट और आयरन है ना, थोड़ी शाइनिंगनेस होती है, हल्की सी चमक होती है, ठीक है बच्चा। नॉन मेटल आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, देखो जो भी मेरे मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं बच्चों, किस चीज के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। लेकिन नॉन मेटल जो है मेरे, आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बट यहाँ भी बच्चों मेरा एक एक्सेप्शन है। अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। तो मैं बोल सकता हूँ एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। चलो एक्सेप्शन यहाँ मैंने बता ही दिया, ग्रेफाइट which is used good conductor of electricity, non-metal do not conduct electric current due to absence of free mobile ion। अच्छा, कोई भी एलिमेंट करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा, अगर उसके अंदर फ्री मोबाइल आयन है, उसके अंदर फ्री मोबाइल आयन है तभी वो करेगा। और किस फेज में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बच्चों, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। क्या है अगला पॉइंट, नॉन मेटल कैन बी इजिली ब्रोकन ड्यू टू इट्स लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो नॉन मेटल होते हैं वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, किस वजह से, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। नॉन मेटल आर जनरली लाइट एंड हैव लो डेंसिटी। अनलाइक मेटल, नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है, देखो अगर मैं कार्बन लूं, उसको हल्का टप करूं, उसमें से कोई अलग से साउंड नहीं आएगा, ठीक है ना। नॉन मेटल आर सॉफ्ट,
मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, हल्का सा हम दबा के प्रेस व्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, मेरा डायमंड का एक्सेप्शन है। डायमंड मेरा नॉन मेटल होने के बाद भी, डायमंड मेरा नॉन मेटल होने के बाद भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है। चलो बच्चों, जैसे डायमंड से याद आया, कितने लोगों को डायमंड पसंद है? डायमंड की रिंग पहनना पसंद नहीं है इन्हें? इतना महंगा आता है डायमंड। डायमंड खरीदने के लिए बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा, और इतना पढ़ना पड़ेगा कि हम डायमंड खरीद सके, रिंग पहन सके, ज्वेलरी बना सके डायमंड की, और गिफ्ट कर सके, ठीक है। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, उनका मेरा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइल लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर बच्चों आपने कोई चीज नोटिस की हो, तो आपने ये देखा कि अब तक जो हमने देखा था मेटल्स में, जस्ट उसके अपोजिट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ये। देखो, जो मैंने बोला मेटल्स में, मेटल्स हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ बोला लो। मेटल्स आर हार्ड, यहाँ बोला सॉफ्ट। बोला नहीं बोला? तो अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं ये एक दूसरे के साथ। एक्सेप्शन, ग्रेफाइट इज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। On the basis of above discussion of the physical properties of metal and non-metal, we have concluded that element cannot be grouped accordingly to the physical properties alone, as there are many exceptions. For example, all metals except mercury are solid at room temperature. सारी metal मेरी solid है except mercury. We know that metal have very high melting point, boiling point, but gallium and calcium have a very low melting point. हम ये भी नहीं बोल सकते कि मेटल्स का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ एग्जाम एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर टू मेटल विल मेल्ट इफ वी कीप देम ऑन प्लम। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट शो लस्ट्रस प्रॉपर्टी, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। Alkali metals such as lithium, sodium, potassium are soft, so that they can easily cut with a knife. जो मेरी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है ना, वो मेरे सॉफ्ट मेटल है, तो मैं उसको इजीली नाइफ से कट कर सकता हूँ। तो यहाँ तो वो मेरा हार्डेस्ट सब्सटेंस वाली बात रही नहीं। तो ऐसा नहीं है जो बोल दिया जाए वो 100% ट्रू हो, कि मेरा मेटल्स है तो मेटल हमेशा मेरे बहुत हार्ड सब्सटेंस होते हैं, उनका हमेशा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लो भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में क्या है? टू शो दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट डिफरेंटली विद ऑक्सीजन। मुझे बताना है कि मेटल और नॉन मेटल की ऑक्सीजन, सॉरी, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है, सेम टाइप की होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा? टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड होल्ड विद इट अ पेयर ऑफ टोंग। आई थिंक आपको याद होगा, ये एक्टिविटी हमने सबसे पहले चैप्टर में की थी, जहां हमने मैग्नीशियम रिबन को टोंग की हेल्प से पकड़ा था, और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था, तो एक व्हाइटिश पाउडर मिला था, जिसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला था। बोला था नहीं बोला था? ये वही सेम एक्टिविटी है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद अ होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड बर्न इट ओवर अ फ्लेम ऑफ बर्नर। Observation: magnesium ribbon burn with a brilliant light and gets into a white solid residue called ash. Collect this ash in a beaker and add some water. Now dissolve it by stirring. Result: test this solution with both blue and red litmus paper. जो पानी के साथ मिला के सॉल्यूशन आया ना, उसको लिटमस पेपर की हेल्प से मुझे चेक करना है कि मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है। तो मुझे क्या मिला? द रेड लिटमस पेपर बिकम ब्लू। अगर बच्चों कभी मेरा रेड लिटमस पेपर, लाल कागज, नीला कागज बन जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? वो बेस है। ये तो बताया था ना एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। तो वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। लिटमस पेपर रिमेन अनअफेक्टेड। जो मेरा ब्लू लिटमस पेपर है वो ऐसे का ऐसा ही रहा, इसका मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा। अरे यार, उसने पहले ही बेसिक प्रॉपर्टी दिखा दी हमें। अरे बच्चों, दिखाई नहीं दिखाई उसने? उसने मुझे पहले बेसिक प्रॉपर्टी दिखा दी। तो जब उसने मुझे पहले बेसिक प्रॉपर्टी दिखाई दी, तो मैं एसिडिक क्यों बता बोल दूंगा? नहीं होगा ना। दिस रिजल्ट shows that solution is basic or alkaline. Magnesium react oxygen give MgO. MgO react water give hydroxide of magnesium. ये ब्लू कलर का था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है मुझे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, अभी तो किया था मैंने। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट अ सेम रेट। देखो मेरा मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मेटल मेरा एक ही रेट से रिएक्ट करे। दे शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन सच as sodium and potassium react as so vigorously so they catch fire। सोडियम और जो पोटेशियम है वो मेरा ऑक्सीजन से बहुत वायलेंटली रिएक्ट कर लेती हैं, ठीक है ना, बाकी इतनी आसानी से नहीं कर पाती। सो हैंस दे आर केप्ट इन कैरोसिन और कैरोसिन फॉर प्रोटेक्शन। सो इसलिए हम ये जो मेटल है ना, इनको ना ओपन एटमॉस्फेयर में या फिर ऐसे किसी नॉर्मल डिब्बे वगैरह में नहीं रखते, इनको हम किसके अंदर स्टोर करते हैं, कैरोसिन लिक्विड के अंदर स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि कैरोसिन जो लिक्विड है वो इनके बाउंड्री पे एक प्रोटेक्टिव लेयर को कोटेड कर देता है, जिससे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एकदम रिएक्शन ना शो कर सके। ठीक है बच्चों, अगेन देख लेते हैं। सोडियम रिएक्ट ऑक्सीजन गिव Na2O, पोटेशियम ऑक्सीजन K2O, सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड। अगर इनके पानी से रिएक्शन कर दूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अभी मैं अगर यहाँ इनकी रिएक्शन कर दूं वाटर से तो यहाँ मुझे बनेगा NaOH और यहाँ मुझे बनेगा KOH। ठीक है बच्चों, sodium and potassium react with oxygen to air, oxygen of air burn with a golden yellow color and form sodium and potassium oxide which dissolve in water to form alkali called sodium hydroxide, potassium hydroxide। देखो यहाँ दिया है ना, मैंने वो ऊपर ही बता दिया आपको। Zinc react with oxygen only when the strongly heated to form zinc oxide। देखो जिंक मेरा आसानी से रिएक्शन नहीं देगा, वो कब देगा, जब मैं उसको बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करूंगा, तब वो मेरा जिंक जिंक ऑक्साइड में बनेगा। ये देखो, जिंक रिएक्ट विद O2 गिव ZnO सिंस इट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम। ऑब्वियसली सोडियम एंड पोटेशियम तो एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं मेरे, सोडियम और पोटेशियम तो मेरा एकदम से और वॉलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिंक को रिएक्शन करने के लिए टाइम लग रहा है और उसके लिए मीडियम भी स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है मुझे। कॉपर डज नॉट रिएक्ट with oxygen even strong heating, it react very slowly on prolonged heating to form cupric oxide। देखो अभी तक बच्चों हमने तीन रिएक्शन देखी, सोडियम पोटेशियम तो मेरा इजिली रिएक्ट कर रहे थे और सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड बना रहे थे। अगेन वो दोनों रिएक्ट करके वाटर से क्या बना रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बट अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक जो है मेरा आसानी से रिएक्शन तो नहीं दे रहा है, जिंक के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, स्ट्रॉन्ग मीडियम लेना पड़ रहा है तब दे रहा है। बट कॉपर के केस में तो वो भी नहीं है, आप अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी कर दो ना तब भी नहीं दे रहा है, वो बहुत हल्के हल्के रिएक्ट कर रहा है विद प्रोलॉन्ग हीटिंग, कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हो और वो बहुत हल्के हल्के, उसका रेट बहुत स्लो है। तो अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करूं कि किस रिएक्शन का रेट ज्यादा है, मतलब कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, तो सोडियम पोटेशियम, देन जिंक, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम। अब देखो बच्चों, मैं इस बिहार पे रिएक्टिविटी डिफाइन कर सकता हूँ। रिएक्टिविटी मतलब कौन जल्दी रिएक्ट करा है, तो हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हो गए मेरे मेटल में, सोडियम पोटेशियम, ये फिर जिंक, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, ये मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने रिएक्टिविटी लिखी हुई है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल टूवर्ड्स ऑक्सीजन क्या है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन कॉपर। At ordinary temperature, the surface of metal like magnesium, aluminium, copper, zinc, and lead are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metal from the further oxidation. Silver and gold does not react with oxygen due to silver and gold are called noble gases। बाकी एलिमेंट तो रिएक्ट कर रहे हैं, बाकी मेटल्स तो रिएक्ट कर रहे हैं मेरे, लेकिन सिल्वर और गोल्ड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं, वो नोबल एलिमेंट है। तो पूछ सकता है राइट एडिट टू एग्जांपल ऑफ नोबल एलिमेंट्स और नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल्स मेरे क्या हो गए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया।
नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड का नेचर देखना है बच्चों हमें अब। जनरली मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड। जनरली जो होते हैं मेरे मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, बेसिक इन नेचर होते हैं, बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड बेसिक में नहीं होते हैं, तो किसमें होते हैं, विच आर एम्फोटेरिक। अब एक नया वर्ड आया एम्फोटेरिक। देखो एक होता है बेसिक, एक होता है एसिडिक, और थर्ड वर्ड है हमारा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट या ऐसा सब्सटेंस जिसका हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड या कुछ भी दोनों की तरह बिहेव करे या दोनों से रिएक्ट करे, एसिड से भी रिएक्ट करे बेसिक से भी रिएक्ट करे। वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकता है। उसको क्या बोला है मैंने, एम्फोटेरिक। तो यहाँ लिखा भी है मेरा, दैट मीन्स these oxide Al2O3 ZNO react with base as well as acid, the basic oxide of metal with acid. Cuprous oxide react with H2SO4, displacement reaction है, क्या बना है हमारा CuSO4 और water. Some oxide of metal dissolve in water to form alkali. Na2O react with H2O give NaOH। कितनी बार कराऊंगा रिएक्शन, देखो अब तक ये 5-6 बार हो गई, जो कि आपके भी दिमाग में छप जाएगी। इतनी बार करा देता हूँ मैं एक चीज बेटा, एक चीज मैं इतनी बार समझा दूंगा आपको, इतनी बार करा दूंगा कि आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगी कि आपको बार बार ना उसको उसमें बहुत, मेरे वाले चैप्टर में तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। बस ध्यान से हमें पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। अगर ये सही रहेगा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत अच्छे नंबर लाओगे बोर्ड में, फोड़ दोगे बोर्ड को, और ढोल नगाड़ों से आपकी रैली निकाली जाएगी, खुशी की रैली। चलो बच्चों, रिएक्शन शोइंग एम्फोटेरिक इन नेचर ऑफ Al2, एम्फोटेरिक सब्सटेंस की और कंपाउंड की रिएक्शन। Al2O3 रिएक्ट HCl, AlCl3 सॉल्ट बना दिया। Al2O3 रिएक्ट बेस, क्या बनाया, NaAlO2। रिएक्शन देख लेना। ZNO रिएक्ट HCl, ZnCl2 सॉल्ट मेरा। ZNO रिएक्ट NaOH, तो Na2ZnO2। तो एक बार इन रिएक्शन को देख लेना, ठीक है बच्चों। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल की रिएक्शन वाटर से करने पे क्या होता है, ये तो हम पढ़े भी थे एसिड बेस रिएक्शन में। अगर कभी मेरा मेटल किसी वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अब जो मेटल ऑक्साइड है अगेन वो मेरा क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चा बोलो ना, अब तो पता चल गया होगा। अरे अब तो आ गया होगा ना, मेटल की रिएक्शन वाटर से मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज। अगेन मेटल ऑक्साइड, पानी तो पड़ा है ना रिएक्शन में, पानी से रिएक्शन करके बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। हाँ या ना, बिल्कुल। मेटल रिएक्ट विद वाटर, रुको मार्कर चेंज कर लूं एक बार। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolve in form of metal hydroxide, but all metal do not react with water। बिल्कुल सही है, तो मैंने बोला भी था ना, सारी मेटल जो है मेरा वाटर से रिएक्ट नहीं करती। देख लो, मेटल, वाटर, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड, वाटर और मेटल हाइड्रोक्साइड। प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर, एक्टिविटी देख लेते हैं ना। टेक द सैंपल ऑफ कॉमन मेटल सच एज कॉपर, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड पोटेशियम। पुट अ स्मॉल अमाउंट सेपरेटली इन द बीकर विच हाफ फिल्ड विद वाटर। क्या लिया है, ये कुछ मैंने मेटल्स लिए, सुनो, ये कुछ मैंने मेटल्स लिए और इन मेटल को मैंने अलग अलग बीकर में डाल दिया, उनका थोड़ा थोड़ा अमाउंट, और उस बीकर में ऑलरेडी आधा पानी भरा हुआ था। तो एम क्या है हमारा करने का, ये टू स्टडी अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद वाटर एंड जिंक। मुझे बस ये चेक करना है कि वाटर के साथ मेरा मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है। तो मुझे ऑब्जर्वेशन क्या मिली, ऑब्जर्वेशन मुझे मिली बच्चा, ग्रीन पेन लेते हैं, हाँ। सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वो नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर सबसे रिएक्शन दे रहे थे मेरा, हर चीज में परफेक्ट है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर मेकिंग अ हीजिंग साउंड। हीजिंग मतलब होता है ना, भिन 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 टाइप का साउंड होता है, मधुमक्खी आके भिन भिन कर रही है, मक्खी भिन भिन कर रही है, वैसा साउंड को हीजिंग साउंड बोलते हैं। These reaction are exothermic and evolve hydrogen gas which catches fire and leads to little explosion। ये जो रिएक्शन है ना मेरी एक्सोथर्मिक,
कोई भी रिएक्शन अगर वायलेंटली हो रही है और विगरसली हो रही है मेरा, उसके अंदर से हीट रिलीज होती है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर से हीट रिलीज हो रही है बच्चों, इसका मतलब वो रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक है। और किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, देखो हीट रिलीज और एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है। अगर आपने रिएक्शन करी किसी कंटेनर में, वो गर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे हीट रिलीज हो रही होगी। अगर वहां पे हीट रिलीज हो रही है बच्चों, इसका मतलब है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो गर्म है। अगर किसी रिएक्शन करने के दौरान उसका टेम्परेचर कम हो जाए, हम उसको हाथ लगाएं वो ठंडा हो जाए हल्का, इसका मतलब क्या है, वहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है ना, वहां पे हीट बच्चों हमारी एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब वो क्या है, मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। Calcium react less violently and these pieces of calcium start floating in water because the bubbles of hydrogen gas formed stuck to the surface of the metal। जो कैल्शियम है वो मेरा रिएक्ट आसानी से नहीं करता और वो फ्लोट करता रहता है किसके ऊपर, वाटर की सरफेस के ऊपर। नाउ पुट द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन अ बीकर विच इज हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। जो मेटल मेरा कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहे थे, उनको हटा के मैंने उसकी जगह गर्म पानी रख दिया। अब ये देखा गर्म पानी से रिएक्शन कौन दे रहा है, तो मैग्नीशियम रैपिडली विद हॉट वाटर इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिंग टू द सरफेस। द रेस्ट ऑफ मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। ये सेटअप है हमारा। तो मुझे उस ऑब्जर्वेशन से क्या मिला, पहले मुझे ये बताओ। बच्चों मुझे ये बताओ कि जो हमारी पहले वाली ऑब्जर्वेशन थी उसमें हमने क्या देखा। हमने देखा जो मेरा सोडियम और पोटेशियम है वो हर तरीके के वाटर से रिएक्शन दिखा रहे हैं। आइधर वो कोल्ड वाटर हो, आइधर वो हॉट वाटर हो, कुछ भी हो, वो कैसा भी वाटर हो, उससे वो रिएक्शन मेरा दिखा रहा है बच्चों। ठीक है। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम में जाऊं तो मैग्नीशियम बच्चों मेरा कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं दिखा रहा, उसके लिए मुझे हॉट वाटर लेना पड़ रहा है। और वही चीज अगर मैं जिंक में जाऊं तो जिंक में ना कोल्ड वाटर काम कर रहा है ना हॉट वाटर काम कर रहा। A lamp of wet glass wool is placed at the bottom of a boiling tube, then place the metal sample in the middle of the horizontal capped boiling tube one by one. Now start at the bottom of the boiling tube with the help of burner. The water present in a glass will form steam on heating. This stream then pass over the metal. Observe that aluminium react with steam and iron does not react under ordinary conditions, but it reacts only when steam is passed over hot iron. Copper do not react with water either at ordinary temperature or lighter temperature। इसका कंक्लूजन था। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रेसली विद कोल्ड वाटर। देखो यहाँ तो मुझे दिखा ना, सोडियम है NaOH मिल रहा है, पोटेशियम वाटर ये OH मिल रहा है। कैल्शियम रिएक्ट नॉट विग्रेसली विद कोल्ड वाटर, फिर भी मुझे क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर हॉट वाटर बट इट रिएक्ट ओनली व्हेन स्टीम इज पास। एल्यूमिनियम केस में मुझे ना कोल्ड वाटर चाहिए ना हॉट वाटर चाहिए, उसी केस में मुझे स्टीम चाहिए। स्टीम मतलब भाप, भाप से वो रिएक्शन कर रहा है। Al2O3 ऑक्साइड दे रहा है जो मेरा क्या है, एम्फोटेरिक, इसका मतलब वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा मेरा। सिमिलरली जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, जिंक वाटर, ZnO। Magnesium react hot water boiling with MgO to magnesium react with hot boiling water to form MgO। Magnesium water give MgO। Iron metal react with steam is passed over hot iron and form iron oxide and H2 gas। Iron react with water give FeTO3, Fe3O4 and H2 gas release। Copper do not react with even under strong conditions. Similarly, gold and silver also do not react with water because they are noble metals. The reaction indicates that sodium and potassium are the most reactive metal while copper is a less reactive metal। The reactivity order of these metals with water: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, iron, copper। बच्चों अब तक हम यहाँ पे कुछ रिएक्शन देख चुके थे, एक दो एक्टिविटी देख ली थी। अब जो बच्चों हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है,
मेटल की रिएक्शन एसिड से, अरे ये हम कर चुके हैं, मेटल की रिएक्शन एसिड से हमने एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर में यही किया था। अगर कोई मेटल मेरा किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, और सेम रिएक्शन होगी बच्चों, रिएक्टिविटी के बिहाफ पे होगी। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो आसानी से डिस्प्लेस करेगी, तो रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कॉमन है, मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है, मेरा एसिड से। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। मैंने बोला ना, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल इन डिफरेंट विद सेम एसिड, दिस इज क्लियर बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या बोला है, टू शो दैट डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंट विद डिफरेंट डाइल्यूट एसिड ऑफ सेम डाइल्यूट एसिड, टेक इक्वल अमाउंट ऑफ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, copper. After clean by rubbing with a sandpaper, these metal are placed in a separate test tube. पहले इनके पीसेस लिए, उसके बाद उनको सैंड पेपर से रब किया, रब करने के बाद उनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। नाउ नाउ एडेड about 10 ml of dilute HCl of each test tube. Now suspended thermometer in each test tube, और थर्मोमीटर डाल दिया चेक करने के लिए टेम्परेचर। Observation in the test tube which containing magnesium, the hydrogen bubble will appear very rapidly. Magnesium react HCl give MgCl2 and H2 gas. Magnesium hydrochloric acid and magnesium chloride in the test tube containing aluminium and zinc reaction with acid is fast. 2 aluminium 6 HCl AlCl3 मुझे मिल गया यहाँ पे। The reaction between iron and acid is slow. Iron and HCl give FeCl2, but it's a slow reaction, rate उसका कम होगा। No reaction is observed when the test tube filling copper react with dilute HCl. We are not getting any product. The result, the order of reactivity of metal with dilute acid, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, copper. Similarly, all the above metal react with dilute H2SO4. सोडियम करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम करेगा मैग्नीशियम H2SO4 करके बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। आयरन करेगा तो बनाएगा आयरन सल्फेट। कॉपर करेगा तो नहीं बनाएगा कुछ भी। समझे बच्चों, देखो इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि हमारे जो हमारे मेटल हैं वो अलग अलग रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं, किसके साथ बच्चों, वो अलग अलग रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं मेरा डाइल्यूट एसिड के साथ। कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर जा रहा है बच्चों, और कोई मेरा थोड़ी देर में रिएक्ट कर रहा है। समझे, कोई मेरा आसानी से रिएक्ट कर जा रहा है और किसी में टाइम लग रहा है। और दूसरा सेम चीज, अगर मैंने डाइल्यूट एसिड की जगह H2SO4 भी ले लिया तब भी सेम। तो मेरा एट दी एंड कहाँ फंडा आ रहा है, मेरा फंडा आ रहा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी डिफाइन करेगी वो किस रेट से रिएक्शन करेगा, कितनी जल्दी रिएक्शन करेगा और कितनी अच्छी कंडीशन में रिएक्शन करेगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल सच एज जिंक, कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अगर मेरे ये एलिमेंट और ये मेटल अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मुझे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस अब मेरा रीजन क्या है कि मेरी इन मेटल का नाइट्रिक एसिड के साथ H2 गैस रिलीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों ये जो नाइट्रिक एसिड है मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसका काम क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना। तो वो क्या करेगा, H2 को वहां पे रोकेगा नहीं, H2 को वहीं तक नहीं करेगा, वो H2 को फर्दर और ऑक्सीडाइज कर देगा। फर्दर ऑक्सीडाइजेशन करेगा वाटर में, तो वहां पे H2 ना मिल के मुझे वाटर मिलेगा, आयरन HNO3 FeNO3 होल ट्वाइस, और मुझे H2 की जगह वाटर मिला और NO। सेम कॉपर, क्यूप्रिक नाइट्रिक नाइट्रेट, H2O और NO। But copper react with hot concentrated sulfuric acid to produce copper sulfate and sulfur dioxide and water. ये देखो लिखा है कि लिखा है बच्चों, ये magnesium react with very dilute HNO3 to evolve hydrogen gas. Magnesium 2HNO3 MgNO3 whole twice और H2O।
Iron react with dilute H2SO4 to evolve hydrogen gas. Iron react H2SO4 give iron sulfate or hydrogen gas. देखो ये बच्चों हमारी सीरीज है किसकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अगर मैं देखूं ऊपर की साइड मेरा रिएक्टिविटी बढ़ रहा है, नीचे की साइड मेरा रिएक्टिविटी कम कर रहा है, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या हो गया? पोटेशियम, यहाँ हमारी इस सीरीज में। ठीक है, तो नीचे जाएंगे पोटेशियम के तो मेरा रिएक्टिविटी कम होगा। देखो तो प्लेटिनम तो यहाँ पे लीफ पे है। और ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ेगा, नीचे की तरफ रिएक्टिविटी कम होगा, तो ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल, नीचे वाला लेस रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट। ये मुझे देखना है, एक बार इसको देख लो। क्वेश्चन, वाई इज सोडियम kept immersed in kerosene oil? हम सोडियम को रादर देन ओपन एटमॉस्फेयर रखने की जगह बच्चों केरोसिन में स्टोर करते हैं, क्यों? ड्यू टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर रखेंगे तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है इससे रिएक्ट करके वो ब्लास्ट वगैरह हो सकता है, तो वो हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हम केरोसिन में उसको स्टोर करते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, हमने कभी पढ़ी है थोड़ी देर पहले। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, देख लो दोनों रिएक्शन हमने अभी ही पढ़ी है, जस्ट 10 से 15 मिनट पहले ही मैंने ये रिएक्शन खत्म की है बच्चों। ठीक है बच्चों, थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, हाँ। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये हमारा 9th क्लास का चैप्टर है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको बच्चों। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एलिमेंट आता है हीलियम, हीलियम के बाद मेरा लिथियम, लिथियम के बाद मेरा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आता है बच्चों? फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद मेरा नियॉन, नियॉन के बाद मेरा सोडियम, सोडियम के बाद मेरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद मेरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मेरा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद मेरा आता है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बाद आता है मेरा आर्गन। अगर इनका एटॉमिक नंबर देखो तो बच्चों इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अगर बच्चा मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका 1, इसका 2, इसका 2, 1, इसका 2, 2, इसका 2, 3, इसका मेरा 2, 4, इसका मेरा 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7 और 2, 8, 2, 8, 8। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सब नहीं पढ़ा होगा बच्चे ये तो मेरे हिसाब से, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो। देखो बच्चों मेरा कहने का मतलब है, आपने उस टाइम देखा होगा ना बच्चों, 9th क्लास में हम बोलते हैं कि हर एलिमेंट चाहता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। एवरी एलिमेंट wants to complete
इट्स ऑक्टेट। हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें वो कितने इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा। वो चाहता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आए। हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद करता है। तो अगर मैं देखूं तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो स्टेबल दिखे मुझे यहाँ पे। तो मुझे पता है पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस की तरह बिहेव करे। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट नोबल गैस एलिमेंट की तरह बिहेव करना चाहता है। क्योंकि बच्चों नोबल गैसेस एलिमेंट जो होते हैं मेरे, उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बच्चा मैं सोडियम देखूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है बच्चा, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 1। वो किसी तरह बिहेव करना चाहेगा, नियॉन की तरह, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। उसके अंदर कितने कॉन्फ़िगरेशन है, 2 8। बस अब अगर मेरा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे और सोडियम प्लस बना दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मेरा 2 और 8। अब ये मेरा नियॉन की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हर एलिमेंट चाहता है वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बिहेव करे। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा बच्चे, उसके लिए उसको आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा या बच्चों इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। समझे। अगर मेरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लूज करने के बाद आ रहा है तो वहां मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा तो बच्चों बोलूंगा वो है मेरा मेटल। तो देखो यहां उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम प्लस बनाया, इसका कॉन्फ़िगरेशन किसी तरह है, मेरा नियॉन की तरह। अभी बच्चों अगर मैं फ्लोरीन लूं, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, नियॉन का कितना है, 2 और 8। तो अगर ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनाएगा, एफ निगेटिव। कॉन्फ्यूजन क्या हो जाएगा मेरा, 2 और 8। अब बताओ इन दोनों का सेम है तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो मेरा इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने के बाद वो कॉन्फ़िगरेशन मेरा स्टेबल हुआ। समझे बच्चों। देखो यहां मैंने लिख रखी है नोबल गैस का 2 10 18, तो इनके आउटर मोस्ट में देखो 8 8। इसमें आउटर मोस्ट में 1 3 3 1 ये है। तो मैं इलेक्ट्रॉन को लूज करूंगा या गेन करूंगा, बस मुझे एट दी एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। नॉन मेटल देखो बच्चों 5, ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो क्या हो जाएगा, 8। ये 2 ले ले तो हो जाएगा 8। ये 1 ले ले तो हो जाएगा 8। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर 3 लेगा तो N3 निगेटिव बनाएगा, 2 लेगा तो O2 निगेटिव बनाएगा, 1 लेगा तो F निगेटिव बनाएगा। O2 निगेटिव और F निगेटिव, यही होगा ना। ये टेबल थी, इसको एक बार देख लो। चलो बच्चों देखो, आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जहाँ पे डिफरेंट बॉन्डिंग आएगी, हमारा नए तरीके का बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने बेसिक पुराना रिवाइज किया कि हमारा बच्चा मेटल क्या होता है, मेटल्स देखकर थोड़ा बहुत बता दिया, मेटल का ओवरव्यू, मेटल क्या होता है, उनकी टेंडेंसी होती है बच्चा मेरा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। फिर हम आज मेजर टॉपिक जो कवर किया हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल का थोड़ा आइडिया लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बेसिक रिएक्शन और डिफरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह पढ़ ली कि हाँ कौन सी मेटल कितना रिएक्टिव है, वाटर के साथ कितनी रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के साथ या एसिड के साथ। तो हर अलग अलग टाइप के कंपाउंड के साथ मैंने अलग अलग एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा। तो देखो जैसे कि बच्चों हमेशा बोलता हूँ, हमेशा जब भी मेरा लेक्चर देखो या किसी का भी लेक्चर देखो, पेन और कॉपी लेके बैठो और जो जो सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उस सबको नोट डाउन करो। नोट डाउन करोगे तो आपके नोट्स बनेंगे। अगर आपके नोट्स बन रहे हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, आगे बस आपको लेक्चर चला के छोड़ के देखने का है बस। बाद में आपको पेन लेके नहीं लिखना है वहां पे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।